तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को फिर से शॉक किया, स्पेशली यूएस को। और उन्होंने बोला कि अब जो है ना, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब, और बात करेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, और कुछ रोचक तथ्य जानेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग के लेकर के आए हैं हम एक प्रश्न क्या है कि रिसेंटली एक कंट्री है जिन्होंने पहली बार प्रपोज्ड किया है, या आप बोल सकते हैं ड्राफ्टेड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2022 में। और ये डेमोक्रेटिकली कहने का मतलब, जैसे इंडिया में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, पहले वोटिंग हुआ था, हम लोग चुने थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे हुआ है। तो आप हमें उस कंट्री का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ना आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल्स है, ट्रम्प शॉक्स यूएस बाय कॉलिंग फॉर स्क्रैपिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। और ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2020 में इलेक्शंस चल रही थी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक तरीके से, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप देखो, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और इनका एक तरीके से कहा जाता था कि जब ये उठते हैं तो ट्विटर पे मैसेज छोड़ते हैं, और जब सोते हैं तो उस टाइम पे ट्विटर पे मैसेज छोड़ते हैं। और उसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान जब वो सेकेंड टाइम लड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा आपको कि एक मुद्दा रेज किया उस टाइम के डेमोक्रेट्स। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी रिपब्लिकन है, लाइक आप बोल सकते हो कि वो राइट विंग पार्टी है। वही जो डेमोक्रेट है, जो बाइडन के पार्टी, वो लेफ्ट विंग है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन के बेटा है, उसके बारे में जो है ना एक तरीके से, जो उसकी लाइफ स्टाइल, लेविश लाइफ स्टाइल था, बार सब का जो फोटो था, गर्लफ्रेंड को घुमाना, ये सारी चीज़ें वो उस टाइम पे एक तरीके से ट्विटर पे बताया कि भाई देखो इनकी चाइना में इन्वेस्टमेंट थी जो बाइडन के बेटे की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं अगर मान लीजिए एक आदमी जिसका बेटा इन सब चीज़ों में लिप्त है और वो प्रेसिडेंट बनेगा, और वो भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का, तो ऐसा कंसर्न जताया जाता है कि वो अपने बेटे के फेवर में कुछ काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे उन्होंने ट्विटर पे बताया। लेकिन ट्विटर ने क्या किया, कब, जब इलॉन मस्क से पहले की बात है, तो उन्होंने क्या किया आपको कि जो बाइडेन से रिलेटेड या उसके बेटे से रिलेटेड जो भी ये कंसर्न रेज किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, वो सारी चीज़ें एक तरीके से बैन कर दिया, मतलब सेंसर कर दिया कि भाई ये किसी को नहीं दिखेगा। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्विटर से बैन कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है, और उस कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला कि भाई देखो वो जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे ना, वो एक मैसिव फ्रॉड था। और हम एक तरीके से ऐसा पूछना चाहते हैं न्यू ओनर से कि भाई बताइए कि आपका क्या मानना है कि ट्विटर ने जो उस टाइम पे स्टेप लिया, क्या वो सही है, और उस स्टेप्स का जो इम्पैक्ट आया इलेक्शंस पे, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो बाइडेन है वो रियल में प्रेसिडेंट है यूएसए के। और यही सब कारण से जो है ना आपको अभी ऐसा एक पोल आया था मस्क का, कि उन्होंने पूछा था कि क्या एक्स जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनको ट्विटर पे आना चाहिए, और लोगों ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। लगभग 54-55% के आसपास जो वो पोलिंग थी, उन्होंने बोला हाँ। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छा निर्णय होगा कि ट्रंप को ट्विटर पे आना चाहिए। हालांकि ट्रंप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क है उनका ट्रूथ सोशल, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते, तो ये एक भी रीज़न हो सकता है कि वो नहीं आएंगे यहाँ पे अभी जल्दी। बट
मेरा मानना है कि उनको आना चाहिए, और स्पेशली ऐसा बोल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी क्लेम्स थी उस टाइम पे जो है ना, ये सारी डिसअप्रूव्ड और रिजेक्ट कर दिया गया, और बाद में इनको ट्विटर से बैन कर दिया गया। तो ट्विटर एक ऐसा आपको माध्यम है ना, जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप लीडर एटलीस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं या उनके ट्रैवल से रिलेटेड, वो किस पार्टिकुलर मीटिंग में बात कर रहे हैं, कोई मुद्दा हो गया, वो सारा चीज़ क्योंकि आप इमेजिन करके देखो ना, चाइना जहाँ पे उसकी अपनी सोशल मीडिया नेटवर्क है ट्विटर के जैसा वीवो, वो लोगों के लिए है, लेकिन जब भी किसी गवर्नमेंट को, चाइना के किसी रिप्रेजेंटेटिव को दुनिया तक बात पहुंचानी रहती है, तो वो वीवो पे मैसेज नहीं करते, वो आपको ट्विटर पे आते हैं। तो कोई हो ना हो चाइनीज़ ट्विटर पे, लेकिन उनके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे आर ऑन द ट्विटर बिकॉज ऑफ द पावर, या बोल सकते हैं एक इम्प्रेशन है पूरे दुनिया में, रीच है लोगों तक ट्विटर की। तो अभी इलॉन मस्क ने क्या किया, उस पार्टिकुलर ईमेल जो पहले सेंसर्ड कर दिया गया है उसको फिर से खुलवाने का काम किया है, और इसके लिए उन्होंने स्क्रूटनाइज करने के लिए इंटरनल ईमेल्स को एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है आपको यहाँ पे माती ताइबी, इनको नियुक्त किया है एज अ कमीशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये क्या करेंगे, वो सारी जो ईमेल सेंसर्ड थी उसको देखेंगे कि क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं ट्रम्प, वो सब चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है। बट ट्रम्प ने बोला कि भाई ये जो आप जर्नलिस्ट ढूंढे हो ना, वो एक्चुअली में इलॉन मस्क पे भी गुस्सा आ गया। एक तो पहली गुस्सा ये है कि इलॉन मस्क बोले कि ट्विटर पे आ जाओ भाई, $40 बिलियन में उन्होंने ख़रीदा है, तो पैसे कमाने की बात हो रही है। बट ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं आने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी ट्रूथ सोशल है, मैं उसी पर भी यहाँ पे रहूँगा। अब देखते हैं फ्यूचर में कि क्या होने वाला है, ठीक है, कि वो आते हैं या नहीं। आप बताइए कि आना चाहिए ट्विटर पे ट्रम्प को या नहीं। तो ये जो माती ताइबी है, इसके बारे में ट्रम्प बोलते हैं कि भाई देखो ये लेफ्ट लीनिंग है, मतलब डेमोक्रेट से इनकी थोड़ी जो है ना सोच मिलती जुलती है। तो ये जो स्क्रूटनाइज करेगा ना इंटरनल ईमेल्स को ट्विटर का, वो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना रुच नहीं कर रहा है भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको जो नहीं, या तो चेंज करनी चाहिए, कुछ ऐसे आप मतलब जर्नलिस्ट को रखो जो थोड़ी सेंट्रिस्ट हो या थोड़ी राइट विंग टाइप का हो, तब जा कर के एक तरीके से इम्पार्शियल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, ठीक है। तो यही सारी रीजंस हैं। अब हम चलते हैं कि एक तरीके से कि एक्चुअली में जो वाइट हाउस है उसके स्पोक्स पर्सन जो करस्पॉन्डिंग हमारे इंडिया में पार्लियामेंट सेक्रेटरी, वो बोल रहे हैं कि भाई देखो हार जीत अपने जगह होती रहती है, सब कुछ अपने जगह है, बट इस तरीके का अटैक करना कि टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है ना अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने बोला कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारे कंट्री का जो एक तरीके से सैंक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये कहना है एंड्रयू बेट्स जो वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है। और इन सब जो स्पेशली जो ट्रम्प की बातें अभी आई है उसको यूनिवर्सली कंडेम करना चाहिए। और इस हिसाब से जो है ना उन्होंने क्या बोला कि जो सप्रेशन होती है एडवर्स पोस्ट को, वो कहीं ना कहीं जो है ना एक तरीके से थोड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप वल्गैरिटी नहीं ला सकते हो, ठीक है। जो मुद्दे हैं उसे आप उठाइए। और यहाँ पे थोड़ी आप बोल सकते हो ट्रम्प भी ठीक थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को एक तरीके से ट्विटर पे आकर के अपने इलेक्शंस को फ्रूटफुल बनाने के लिए एक लिमिटेड वे में जो है ना कैंपेनिंग करना चाहिए। अब मैं सिंपल आपको समझाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे विकिपीडिया खोला तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, और या तो इस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर्स हैं जो एक तरीके से जिनको लीगल प्रोटेक्शन मिला होता है उस कंट्री के पॉलिटी ऑर्गेनाइजेशन और अदर टाइप ऑफ एंटिटी कॉमनली डिटरमाइन हाउ दे रन द पार्टिकुलर कंट्री और गवर्न द गिवन कंट्री।
तो ये एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है जो वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो है ना एक नियम और कानून के तहत बनाया जाता है, जिसको पूरे कंट्री को वैलिड करना होता है। अब आप देखोगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक प्रिंसिपल होता है रिटेन फॉर्म में इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स और अ सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, दोज डॉक्यूमेंट्स मे बी सेड टू बी इम्बॉडी अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है कोडिफाइड और दूसरा होता है अनकोडिफाइड। देखिए कोडिफाइड का मतलब है कि वो सिंगल एक्ट या डॉक्यूमेंट्स में बंद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट की बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से, जबकि वही आप अनकोडिफाइड में होगे तो जैसे फुल्ली रिटेन लगभग 40-50 साल पहले, 70 साल पहले सैन मारियो स्पेशली इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में। और अनकोडिफाइड जो है ना पार्शियली अनरिटेन, ये कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। और आपने देखा भी था कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी आज़ादी से पहले की जो एक्ट था 1935 है, उसमें से ज़्यादातर यहाँ पे धाराएं हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली है। अगर आप भारत के संविधान के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंडिया की संविधान लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, और इसमें लगभग 1.5 लाख वर्ड, मतलब 1,46,000 वर्ड्स जो है सम्मिलित किया गया इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको की को देखोगे तो ये शॉर्टेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें लगभग मात्र 4,000 के आसपास वर्ड्स है। वही अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैन मारियो को देखोगे तो ये ओल्डेस्ट एक्टिव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी भी 1600 से अभी तक एक्टिव है। वही अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट को देखोगे तो ये एक ओल्डेस्ट एक्टिव कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप देखोगे 1700 या 1800 ईस्वी के लास्ट के आसपास, मतलब जो 18th सेंचुरी के 1780 के आसपास से अभी तक कि दुनिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना लगभग 19 वर्ष के साथ एवरेज है। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एवरेजली एक कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना दिन तक रहता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि बार बार जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना चेंज कर दिया, जैसे नेपाल में, ठीक है, श्रीलंका में भी बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताता है कि एवरेजली पूरे दुनिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना तक चलता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अमेंडमेंट होती है तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से बोल सकते 1950 में अपनाया था, तो अभी 72वीं चल रही है, 73वीं स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। तो देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कौन ऐसा कंट्री है उन्होंने प्रपोज किया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसकी आंसर है चिली। आप लोग इसको इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ की जो अभी लेफ्ट विंग के जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ड्राफ्टेड किया डेमोक्रेटिकली और इन्होंने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।